नमस्कार, ब्रोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम सभी को पता है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना ये चारों ही चीजें जरूरी है। लेकिन सुनने के साथ ये दिक्कत होती है कि हमें चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए हम सुनते नहीं हैं और इसलिए हम उस भाषा में इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो में हम एक स्पीच सुनेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। स्टीव जॉब्स के द्वारा 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विदाई समारोह में यह स्पीच दी गई थी। आइए उसी स्पीच को सुनते हैं। This program is brought to you by Stanford University. Please visit us at stanford.edu. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. ऑनर का अर्थ होता है सम्मान। स्टीव जॉब्स अपनी स्पीच का आगाज करते हुए बताते हैं कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि दुनिया की श्रेष्ठतम यूनिवर्सिटियों में से एक यूनिवर्सिटी के विदाई समारोह में मैं आपके साथ हूँ। Truth be told, I never graduated from college, and this is the closest I've ever gotten to a college graduation. सच बताना चाहिए, मैंने कभी ग्रेजुएशन नहीं किया और इससे पहले ग्रेजुएशन से इतना करीब मैं कभी नहीं था। Today, I want to tell you 3 stories from my life. That's it. No big deal. Just 3 stories. आज मैं मेरी जीवन की 3 कहानियां कहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं, सिर्फ 3 कहानियां। स्टीव जॉब्स अपनी पहली कहानी में अपनी उस माता के बारे में बात करेंगे जिसने स्टीव जॉब्स को जन्म दिया है। साथ ही साथ उस वकील पति पत्नी की भी बात करेंगे जो स्टीव जॉब्स को गोद लेने वाले थे और उस माता पिता के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद लिया। The first story is about connecting the dots. पहली कहानी है जीवन में होने वाली घटनाओं को जोड़ने के बारे में। I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. कॉलेज जाने के 6 महीनों में ही मैंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी मैंने सच में कॉलेज छोड़ा। उससे 18 महीनों तक मैं वहां पर रहा। So why'd I drop out? तो क्यों मैंने कॉलेज छोड़ा? It started before I was born. इस सभी की शुरुआत मेरे जन्म के पहले से हुई थी। My biological mother was a young, unwed graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt मेरी बायोलॉजिकल माता एक यंग ग्रेजुएट लड़की थी और उसने तय किया कि वो मुझे किसी को गोद दे देगी। very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. वह मानती थी कि मुझे वही माता पिता गोद लेने चाहिए जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो एक वकील और उसकी पत्नी मुझे गोद लेने वाले थे। Except that when I popped out, they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking, "We've got an unexpected baby boy. Do you want him?" They said, "Of course." लेकिन जब मेरा जन्म हुआ तो वकील और उसकी पत्नी ने तय किया कि उन्हें लड़की ही चाहिए थी। मेरे माता पिता वेटिंग लिस्ट में थे। उन्हें कॉल किया गया और पूछा गया कि हमारे पास एक अनपेक्षित बच्चा है, क्या आप उन्हें गोद लेना चाहेंगे? और मेरे माता पिता ने कहा हाँ। My biological mother found out later that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. मेरी जन्म देने वाली माता को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है और मेरे पापा ने तो हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया था। She refused to sign the final adoption papers. उसने गोद लेने के कागजों पर साइन करने से मना कर दिया।
She only relented a few months later when my parents promised that I would go to college. उसने कुछ महीनों बाद तभी साइन किया जब मेरे माता पिता ने प्रॉमिस किया कि वो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाएंगे। This was the start in my life. और यह शुरुआत थी मेरे जीवन की। And 17 years later, I did go to college. और 17 सालों के बाद मैं कॉलेज गया। But I naively chose a college that was almost as expensive as Stanford. लेकिन मैंने लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा कॉलेज चुना। And all of my working class parents' savings were being spent on my college tuition. और मेरी माता पिता की सारी बचत मेरी कॉलेज की शिक्षा पर खर्च हो रही थी। After 6 months, I couldn't see the value in it. 6 महीनों के बाद मुझे उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखी। I had no idea what I wanted to do with my life, and no idea how college was going to help me figure it out. मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं मेरे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता था, और ये भी नहीं पता था कि कॉलेज इसमें मेरी कैसे मदद करेगी। And here I was, spending all of the money my parents had saved their entire life. मैं मेरे माता पिता के जीवन की सारी बचत अपने कॉलेज पर खर्च कर रहा था। So I decided to drop out and trust that it would all work out okay. इसीलिए मैंने तय किया कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा और ये भरोसा किया कि सारी चीजें सही होगी। It was pretty scary at the time, but looking back, it was one of the best decisions I ever made. तब तो ये बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखे तो अब मुझे लगता है कि मेरे लिए गए निर्णयों में से ये सबसे अच्छा निर्णय था। The minute I dropped out, I could stop taking the required classes that didn't interest me and begin dropping in on the ones that looked far more interesting. जैसे ही मैंने कॉलेज छोड़ा, उन क्लासेस में जाना कंपलसरी नहीं था जिसमें मुझे रुचि नहीं थी। उसके बदले में वह क्लासेस ले सकता था जिसमें मुझे रुचि थी। It wasn't all romantic. ये सारी चीजें इतनी रोमांटिक भी नहीं थी। I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. मेरे पास कमरा नहीं था, तो मैं अपने दोस्त के कमरे में नीचे सोता था। I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. मैं कोक बोतलें 5 सेंट के लिए बेचता था खाना लेने के लिए। जैसे भारत में डॉलर रुपए की बदले पैसे होते हैं, इसी तरीके से अमेरिका में डॉलर और सेंट होते हैं। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. और हर रविवार को मैं चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, हफ्ते में एक बार अच्छा खाना खाने के लिए 7 माइल्स चलकर। I loved it. मैं उसे बहुत पसंद करता था। And much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on. Let me give you one. और मेरी जिज्ञासा मुझे जहां-जहां पर भी ले गई, उनमें से ज्यादातर चीजें मेरे लिए प्राइसलेस प्रूव हुई आगे जाकर। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। One example. Reed College at that time offered perhaps the best calligraphy instruction in the country. मेरे कॉलेज में शायद कैलीग्राफी के बेस्ट क्लासेस करवाए जाते थे। कैलीग्राफी एक आर्ट है जो हाथों से ड्रॉ की जाती है। Throughout the campus, every poster, every label on every drawer was beautifully hand calligraphed. पूरे कैंपस में हर दरवाजा, हर लेबल, सारी चीजें, पोस्टर हाथों से बहुत सुंदर तरीके से कैलीग्राफी के द्वारा सजाए हुए थे। Because I had dropped out and didn't have to take the normal classes, I decided to take a calligraphy class to learn how to do this. क्योंकि मैंने कॉलेज छोड़ दिया था, इसलिए मेरे नॉर्मल क्लासेस में जाना कंपलसरी नहीं था। उसके बदले मैंने कैलीग्राफी के क्लासेस में जाना तय किया। I learned about serif and sans serif typefaces, about varying the amount of space between different letter combinations, about what makes great typography great. तब मैंने सेरिफ और sans serif जैसी चीजों के बारे में सीखा। सेरिफ और sans serif फॉन्ट्स के एग्जाम्पल हैं जो कंप्यूटर में देखे जाते हैं।
It was beautiful, historical, artistically subtle in a way that science can't capture. यहाँ पर स्टीव जॉब्स कैलीग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और वो बताते हैं कि वह सुंदर था, ऐतिहासिक था, उसमें कुछ कलात्मक था जिसे विज्ञान कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. And I found it fascinating. None of this had even a hope of any practical application. उस समय इनमें से किसी भी चीजों के प्रैक्टिकल यूज का कोई आइडिया नहीं था. In my life. But 10 years later, when we were designing the first Macintosh computer, it all came back to me. And we लेकिन 10 सालों के बाद जब हम पहला मैकिन्टॉश, यह कंप्यूटर है, डिजाइन कर रहे थे, तो ये सारी चीजें मुझे याद आई. designed it all into the Mac. और हमने इन सारी चीजों को मैक में डिजाइन किया. It was the first computer with beautiful typography. यह पहला कंप्यूटर था सुंदर कैलीग्राफी के साथ. If I had never dropped in on that single course in college, the Mac would have never had multiple typefaces or proportionally spaced fonts. And since Windows just copied the Mac, it's likely that no personal computer would have them. अगर मैंने कॉलेज छोड़ा नहीं होता तो मैं कभी कैलीग्राफी के क्लासेस में नहीं गया होता, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मैकिन्टॉश कंप्यूटर में कभी अलग अलग तरह के फॉन्ट्स नहीं होते. और क्योंकि विंडोज ने मैकिन्टॉश से सारे फॉन्ट्स कॉपी किए हैं, तो ये काफी हद तक पॉसिबल था कि किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में कोई भी तरह के फॉन्ट्स ना देखने को मिले. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very... हाँ, ये इम्पॉसिबल है कि जब मैं कॉलेज में था तो सारी चीजों को आगे देखते हुए जोड़ना. very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. हम कभी जीवन की घटनाओं को भविष्य की ओर देखकर नहीं जोड़ सकते. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो आपको भरोसा रखना होगा कि आपके भविष्य में घटनाएं अपने आप ही जुड़ेगी. You have to trust in something, your gut, आपको किसी में तो भरोसा रखना होगा. destiny, life, karma, whatever. जीवन, कर्म, आपके नसीब, कुछ भी. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. क्योंकि अगर आप ये मानेंगे कि जीवन में सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ेगी, इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आपको आपके हृदय की आवाज सुनने में मदद मिलेगी. My second story is about love and loss. मेरी दूसरी कहानी लव और लॉस्ट के बारे में है. I was lucky. I found what I loved to do early in life. मैं भाग्यवान था क्योंकि बहुत जल्दी ही मुझे पता चल गया था कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता था. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. जब मैं 20 साल का था तब मैंने और वॉज ने, यहाँ पर वो स्टीव वोजनियाक की बात कर रहे हैं, एप्पल कंपनी की शुरुआत अपने माता पिता के गैरेज में की. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. हमने बहुत मेहनत की और 10 सालों में ही यह कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हमारे पास हम 2 से 4,000 कर्मचारी थे. वह कंपनी $2 बिलियन की थी. Just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I हमने 1 साल पहले ही मैकिन्टॉश कंप्यूटर को रिलीज किया था just turned 30. और मैं तब 30 साल का ही हुआ था. And then I got fired. और तभी मैं अपनी कंपनी में से निकाल दिया गया. How can you get fired from a company you started?
आप उस कंपनी में से कैसे निकाले जा सकते हैं जिसकी शुरुआत आपने ही की हो? Well, as Apple grew, we hired someone who I thought was very talented to run the company with me. देखिए, जब एप्पल कंपनी बड़ी हो रही थी तो हमने किसी को हायर किया जो मुझे टैलेंटेड लगा, And for the first year or so, things went well. और पहले कुछ सालों में चीजें सही थी, But then our visions of the future began to diverge. लेकिन हमारे भविष्य के लक्ष्यांक में फर्क देखने को मिला And eventually we had a falling out. When we did, our board of directors sided with him. And so हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका साथ दिया और इस तरीके से मैं अपनी कंपनी में से ही निकाल दिया गया। at 30, I was out, and very publicly out. What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. यह चीजें बहुत बुरी थी। मेरी युवा जिंदगी का जो फोकस था वो सब कुछ चला गया था। I really didn't know what to do for a few months. कुछ महीने तक तो मुझे सच में पता नहीं था कि मैं क्या करूं। I felt that I had let the previous generation of entrepreneurs down, that I had dropped the baton as it was being passed to me. I met with David Packard and Bob Noyce and tried to apologize for screwing up so badly. मैं डेविड पैकरमैन जैसे लोगों से मिला और माफी मांगी। I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. मैं बहुत बड़ी निष्फलता था और मैंने सिलिकॉन वैली, जहां पर बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां हैं, वहां से चले जाने के बारे में भी सोचा। But something slowly began to dawn on me. लेकिन धीरे-धीरे ही मेरे में कुछ याद आने लगा। I still loved what I did. अभी भी मैं उस चीज से प्यार करता था जो मैं करता था। The turn of events at Apple had not changed that one bit. एप्पल कंपनी में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले थे। I'd been rejected, but I was still in love. मैं रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी मैं प्यार करता था। And so I decided to start over. इसलिए मैंने फिर से शुरू करने के बारे में सोचा। I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. तब तो मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अभी मुझे पता चलता है कि एप्पल में से निकाले जाना मेरी लाइफ में होने वाली सबसे अच्छी चीज थी। The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again. सफलता का भारीपन बिगिनर के लाइटनेस से बदल दिया गया। Less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next. अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट नाम की एक और कंपनी शुरू की, Another company named Pixar, and fell in और दूसरी कंपनी पिक्सार्ट नाम से शुरू की। love with an amazing woman who would become my wife. Pixar went on to create the world's first computer animated feature film, Toy Story, and is now the most successful animation studio in the world. और उसी समय में मुझे एक लड़की से प्यार हो गया जो भविष्य में मेरी पत्नी बनने वाली थी। पिक्सार्ट ने पहला कंप्यूटर एनिमेशन फिल्म बनाया और आज पिक्सार्ट दुनिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो है। In a remarkable turn of events, Apple bought Next. कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया। And I returned to Apple, and the technology we developed at Next is at the heart of Apple's current renaissance. और मैं इस तरीके से वापस एप्पल में आया। नेक्स्ट कंपनी में जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई उसी का इस्तेमाल एप्पल के द्वारा किया गया। And Lorene and I have a wonderful family together. और मरीन और मेरे पास एक बहुत अच्छा परिवार है। मरीन स्टीव जॉब्स की पत्नी है। I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. मुझे पता है कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो इनमें से कोई भी चीज नहीं हुई होती। It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. ये कड़वी दवा थी, लेकिन मैं मानता हूँ इसकी जरूरत थी। Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. कभी हमें जीवन से बहुत बुरी चीजें मिलेगी।
Don't lose faith. लेकिन भरोसा मत खोइए। I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love. And that मुझे पता है कि इन सारी चीजों में मेरा प्यार ही एक ऐसी चीज थी जिन्होंने मुझे जो करता था वो करने के लिए प्रेरित किया। इसीलिए आप भी उस चीज को ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपको पसंद है। is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life. यह चीज आपके प्रेमी या प्रेमिका के लिए जितनी सच है उतनी ही सच आपके काम के लिए भी है। आपके जीवन का ज्यादातर हिस्सा आपके काम से भरा हुआ होगा। And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And संतुष्ट होने का एक ही तरीका है, ऐसे काम करना जो आपको लगता है कि महान है। the only way to do great work is to love what you do. और महान कार्य करने का भी एक ही तरीका है, उस चीज से प्यार करना जो आप करते हैं। If you haven't found it yet, keep looking. अगर आपको ये चीज नहीं मिली है तो ढूंढते रहिए। And don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it. And like दिल की सभी चीजों की तरह आपको पता चल जाएगा जब आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे आप प्यार करते हैं। any great relationship, it just gets better and better as the years roll on. और किसी भी संबंध की तरह वह चीज सालों के साथ अच्छी और अच्छी होती जाएगी। So keep looking. तो ढूंढते रहिए। Don't settle. My third story is about death. मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। When I was 17, I read a quote that went something like, if you जब मैं 17 साल का था तब मैंने एक सुविचार पढ़ा था, वो कुछ इस तरीके से था। live each day as if it was your last, someday you'll most certainly be right. अगर आप हर दिन इसी तरीके से जीते हैं जैसे कि वह आपका आखिरी दिन हो, तो एक दिन तो आप सच होंगे ही। It made an impression on me, and since उस सुविचार ने मुझे प्रभावित किया और तब से then, for the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? और पिछले 33 सालों से मैं मिरर में देखते हुए अपने आप को पूछता हूँ, क्या मैं आज वह करने वाला हूँ जो मैं करना चाहता हूँ? And whenever the answer has been no for too many days in a row, I know I need to change something. और जब भी मेरा जवाब बहुत सारे दिनों के लिए ना होता है तो मुझे पता चलता है कि कुछ बदलने की जरूरत है। Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इस बात को याद रखना मेरे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death. मृत्यु के सामने बाहरी अपेक्षाएं, डर, गर्व, ये सारी चीजें धराशायी हो जाती हैं। Leaving only what is truly important. सिर्फ वही बचता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. Thinking you have something to lose. अगर हमें ये लगता है कि हमारे पास कुछ खोने के लिए है, तो ये चीज सबसे ज्यादा उपयोगी साबित होगी। ये याद रखना कि हम जल्दी ही मरने वाले हैं। You are already naked. There is no reason not to follow your heart. हमारे पास कोई भी कारण नहीं है अपने दिल की बातें नहीं मानने का। About a year ago, I was diagnosed with cancer. लगभग 1 साल पहले मेरे में कैंसर पाया गया। I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly 7:30 बजे मेरा मेडिकल स्कैन करवाया गया showed a tumor on my pancreas. और मेरे पेनक्रियास में ट्यूमर पाया गया। I didn't even know what a pancreas was.
मुझे तो तब पता भी नहीं था कि पैनक्रियास क्या होता है। The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable. डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये इस तरीके का कैंसर है जिसका कोई उपचार लगभग नहीं है And that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. और मुझे 3 से 6 महीनों से ज्यादा जीने की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। My doctor advised me to go home and get my affairs in order. मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि घर जाकर सारी चीजें ठीक करो, which is doctor's code for prepare to die. यह डॉक्टरों का तरीका होता है मरने के लिए तैयार हो यह बात बताने का। It means to try and tell your kids everything. इसका अर्थ होता है अपने बच्चों को सब कुछ बताने की कोशिश करना। You thought you'd have the next 10 years to tell them. आपने सोचा था कि जो चीजें आप अगले 10 सालों में अपने बच्चों को बताएंगे, In just a few months. उतनी ही चीजों को सिर्फ अगले कुछ महीनों में बता देना। It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. इसका मतलब होता है कि सारी चीजों को ठीक ठाक रखना ताकि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार के लिए चीजें ज्यादा से ज्यादा इजी हो। It means to say your goodbyes. इसका अर्थ होता है गुड बाय कहना। I live with that diagnosis all day. मैं पूरे दिन उस डायग्नोसिस के साथ जिया। Later that evening, I had a biopsy where they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor. रात को मेरे ट्यूमर में से कुछ कोशिकाएं ली गई। I was sedated, but my wife, who was there, told me that when they viewed the cells under a microscope, the doctors started crying. मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि जब डॉक्टर्स ने माइक्रोस्कोप से कोशिकाओं को देखा तो वो रोने लगे थे, because it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer क्योंकि ये पैनक्रियाटिक कैंसर का बहुत ही रेयरली पाया जाने वाला स्वरूप था। that is curable with surgery. I had the surgery, and thankfully, I'm fine now. मैंने सर्जरी करवाई और आभारवश अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। This was the closest I've been to facing death, and I hope it's the closest I get for a few more decades. Having lived through it, I can now say this to you. मैं मौत से इतना करीब था और ये आशा रखता हूँ कि अगले कुछ सालों में भी मैं ऐसे ही रहूं। और क्योंकि मैंने मौत का सामना किया है तो मैं निश्चिततः ये बता सकता हूँ with a bit more certainty than when death was a useful but purely intellectual concept. कि मृत्यु बहुत ही उपयोगी चीज है। No one wants to die. कोई मरना नहीं चाहता। Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. जिन लोगों को स्वर्ग में जाना है वो लोग भी स्वर्ग में जाने के लिए मरना नहीं चाहते। And yet, death is the destination we all share. लेकिन फिर भी मृत्यु ही एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी साझा करते हैं। No one has ever escaped it. कोई भी इससे बच नहीं पाया है। And that is as it should be. और ये इसी तरीके से है जैसे होना चाहिए। Because death is very likely the single best invention of life. क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है। It's life's change agent. It clears out the old to make way for the new. मृत्यु पुरानी चीजों को साफ कर देती है नई चीजों के लिए रास्ता बनाने में। Right now, the new is you. अभी वह नई चीजें आप हैं। But someday, not too long from now, you will gradually become the old and be cleared away. लेकिन आज से कुछ सालों के बाद ही आप भी पुराने बन जाएंगे और मृत्यु के द्वारा साफ कर दिए जाएंगे। Sorry to be so dramatic, but it's ज्यादा नाटकीय होने के लिए माफी चाहता हूँ, quite true. लेकिन ये सच है। Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. आपका समय मर्यादित है तो इसे
किसी और का जीवन जीने में बर्बाद नहीं कीजिए। Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. किसी दूसरों के ओपिनियन के बीच अपनी आवाज को डूबने मत दीजिए। And most important, have the courage to follow your heart and intuition. और सबसे ज्यादा महत्व की चीज, अपने दिल को फॉलो करने की बहादुरी रखिए, They somehow already know what you truly want to become. क्योंकि उसे पता है कि आपको क्या करना है। Everything else is secondary. बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog. जब मैं युवा था तो एक बहुत ही अच्छा प्रकाशन था, द होल वर्ल्ड कैटलॉग, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park. यह स्टुअर्ट ब्रांड नाम के व्यक्ति द्वारा क्रिएट किया गया था। यहाँ पर स्टीव जॉब्स एक मैगजीन के बारे में बात कर रहे हैं। And he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid camera. यह सारी चीजें 1960 के दशक में हो रही थी, मतलब कंप्यूटर से पहले। सो सारी चीजें टाइपराइटर्स से बनाई जाती थी। It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog. स्टुअर्ट और उसकी टीम ने इस मैगजीन के बहुत सारे संस्करण निकाले। And then, when it had run its course, they put out a final issue. और उसके बाद उन लोगों ने अपना आखिरी संस्करण निकाला। It was the mid-1970s. यह लगभग 1970 के बीच की बात है। And I was your age. और तब मैं आपकी उम्र का था। On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. उसके बैक कवर पर एक फोटोग्राफ था, खाली रोड का। Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." उसके नीचे यह शब्द लिखे थे, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री। फुलिश का शब्दशः अर्थ तो होता है मूर्ख होना और हंग्री का अर्थ होता है भूखा होना। It was their farewell message as they signed off. क्योंकि वो लोग अपनी मैगजीन पूरी कर रहे थे, तो यह उनका विदाई संदेश था। Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. और मैंने इसी वाक्य को अपने लिए चाहा है, मैंने इसी वाक्य को जीना चाहा है। And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. और Stay अभी hungry, आप यहाँ से ग्रेजुएशन करते हुए नया बनने जा रहे हैं, मैं आप सभी को भी यही विश करता हूँ। स्टे फुलिश, स्टे हंग्री। stay foolish. Thank you all very much. तो दोस्तों, यह थी स्टीव जॉब्स की स्पीच। आप चाहे तो इसे YouTube में सर्च करके पूरा सुन सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।